आज हम क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की डेफिनेशन या उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इसको समझते हैं, उसके बाद जो हम इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स जैसे हम देख सकते हैं कि डेफिनेशन गिवन है हमारे पास। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हम अक्सर यही पढ़ते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स, कैसे पीपल, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनसे किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है और किस तरीके से उनको कंज्यूम या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम सभी को पता है कि रिसोर्सेज किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो सारे के सारे लिमिटेड ही हुआ करते हैं। तो उसी की स्टडी का बिहेवियर, उनसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रोडक्शन में एंगेज कर सकते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो एसेंस रहा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्केर्सिटी। जैसे हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा था कि स्केर रिसोर्सेज, वही वहीं से जो है ये स्केर शब्द निकल कर आया है, विच इज स्केर्सिटी। और दूसरा होता है चॉइस। तो सबसे पहले हम स्केर्सिटी को देखते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड while ह्यूमन wants आर अनलिमिटेड. It is the fundamental economic problem where demand for the goods and services exceed the available supply. Scarcity का मतलब होता है हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा हमारी नीड्स है, उससे ज़्यादा जो है हम चाहते हैं, हमारी नीड्स है, हमारी वांट्स है। तो जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा रहा करती है और सप्लाई कम है किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है स्केर्सिटी की। इसको जो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 किलो ही दूध है, लेकिन हमें उससे कई अलग अलग चीज़ें बनानी है क्योंकि हमारी वांट्स ज़्यादा है। तो यहाँ से जो है प्रॉब्लम किसकी निकल कर आती है? स्केर्सिटी की। क्योंकि हमारे पास जो मिल्क है वो 2 किलो यानी कि लिमिटेड है, लेकिन उससे अगर हम चाय बनाना चाहते हैं, दूध पीना चाहते हैं, कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, पनीर बनाना चाहते हैं, कर्ड बनाना चाहते हैं, खीर बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमारी वांट्स हैं। इनमें से फिर हमारे पास जब स्केर्सिटी निकल कर आ जाती है इकोनॉमिक्स में, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसके बाद दूसरी चीज़ आती है विच इज़ चॉइस की प्रॉब्लम। यहाँ यानी कि हमें चॉइस करनी पड़ती है कि क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उनका पहले प्रोडक्शन उनको चूज़ किया जाता है और बाद में जो सेकेंडरी नीड पे चला करती है। जैसे अभी जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था दूध वाला, उसी को ले लेते हैं। सपोज़ करो हमें चाय की और दूध पीने की या फिर कर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इन तीनों चीज़ों पे ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कंपैरिज़न टू अदर थिंग। तो हम बाकी सारी की सारी चीज़ों को बाद में छोड़ देंगे। इसीलिए चॉइस की डेफिनेशन भी यहाँ से यही आती है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन का प्रोसेस ही बहुत मायने रहा करता है। जितने भी हमारे पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स है, अलग अलग जो ऑप्शंस है, उनमें से सबसे ज़्यादा नेसेसिटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को ही चूज़ करना चॉइस ऑफ प्रॉब्लम या चॉइस कही जाती है। तो ये थे हमारे पास एसेंस। अब आती है हमारे पास कितने तरीके की इकोनॉमिक्स हुआ करती है। तो हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और मैक्रो जो है हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं पहले क्या होती है। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस on the behavior of individual economic unit like household firms and consumers. एक इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पर हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चला करते हैं। अब ये इंडिविजुअल यूनिट कुछ भी हो सकती है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, यानी कि कोई कंज्यूमर हो सकता है, किसी फर्म के बारे में हम जान सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं या किसी हाउस होल्ड के बारे में। लेकिन ज़रूरी ये रहा करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल यूनिट की स्टडी की जाती है। तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ स्टडी को। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से ही पता लगता है हमें, मैक्रो यानी कि बहुत वाइडर रेंज रहा करती है। इसीलिए इट डील्स विद हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी
बिहेव्स, पूरी इकोनॉमी देश की किस तरीके से बिहेव करती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। अब इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे हम देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा, इट स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये जो है हमारी सिंगल जो हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स रहा करती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चला करती है। वहीं अगर हम दूसरे के बारे में बात करते हैं मैक्रो के, तो वो एज अ होल के ऊपर बात किया करती है, पूरी की पूरी कंट्री के बारे में। सेकंड इसका जो है डिफरेंस अगर हम देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या-क्या रहा करते हैं, यानी कि किन-किन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो कंज्यूमर हो सकता है, डिमांड हो सकती है, प्रोड्यूसर, सप्लाई एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इनके वेरिएबल्स यानी कि इन चीज़ों के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। वहीं मैक्रो में ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी ड्रास्टिकली बड़ी हो जाती हैं, इसलिए एग्रीगेट डिमांड आ गया, एग्रीगेट सप्लाई, इन सभी को जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते हैं। थर्ड, central issues of macroeconomics is allocation of resources and price determination। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करें, यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी स्केर्सिटी की उसको किस तरीके से रिजोल्व करने की कोशिश करें, और साथ के साथ एक प्रोडक्ट का कैसे प्राइस डिटरमाइन करें। अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर तुम बना रहे हो, सपोज करो अगर एक बिस्किट का पैकेट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं और पढ़ते हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि बड़े लेवल की है, इसी वजह से इसके जो इश्यूज रहा करते हैं वो भी बहुत बड़े लेवल के होते हैं, जैसे लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मानी जाती है, क्योंकि ये कई सारी प्रॉब्लम जो होती हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स में, जैसे पॉवर्टी हो गई, अंडर डेवलपमेंट हो गया, वो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट से ही निकल कर आती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना सीखा करते हैं। फोर्थ, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस एंड इंडिविजुअल आउटपुट। यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही फर्म के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट नेशनल इनकम, एग्रीगेट नेशनल आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात की जाती है। तो मैक्रो हमेशा बड़े लेवल की ओर रुख करेगी, वही माइक्रो जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें बताती है। इसका दूसरा नाम, इट इज कॉल्ड एज द प्राइस थ्योरी एंड इट डील्स विद प्राइस एंड क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी रहा करता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम इनकम थ्योरी रहा करता है, जो बेसिकली किसके ऊपर बात करती है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्योंकि किसी भी कंट्री में, अगर किसी भी कंट्री को हमें देखना है कि वो डेवलप है या डिवेलप है या नहीं है, तो हम ज़्यादातर उनकी एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और बाकी जितने भी एचडीआई के जो फैक्टर्स रहा करते हैं उनके ऊपर देखना शुरू करते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं हमारे पास माइक्रो और मैक्रो के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दो तरीके की और इकोनॉमिक्स होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरी चला करते हैं नॉर्मेटिव। दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। Positive economics, it deals with what is, focusing on factual claims about the economy। यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है, इस what is पे, यानी कि क्या चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम वेज इंक्रीज विद लेड टू सम जॉब लॉसेस और द इन्फ्लेशन रेट इज करेंटली 3%। एग्जाम्पल में क्या है कि मिनिमम वेजेस जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जितनी भी जॉब्स हैं उनको लॉस पे लेकर जा रही है। अगर किसी भी पर्सन को तुम कम वेजेस देना चाहोगे या कम वेजेस पे रखना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगा। एट द एंड क्या हो जाएगा, जो जॉब है वो इकोनॉमी में कम होती चली जाएंगी, क्योंकि कोई भी उस वेज रेट पर काम करना नहीं चाहेगा। इन्फ्लेशन रेट 3% ये तो काफ़ी कम है। जैसे आज के सिनेरियो में देखते हैं तो 6%, 5% का इन्फ्लेशन रेट चला करती है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें फैक्चुअल चीज़ें बताया करते हैं कि एक्चुअलिटी में फैक्ट है क्या और क्या जो है हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है। नॉर्मेटिव में जो है व्हाट शुड बी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट डील्स विद व्हाट शुड बी इन्वॉल्विंग वैल्यूज, जजमेंट एंड ओपिनियन अबाउट द इकोनॉमी। यहाँ पर सिर्फ हम ओपिनियन दिया करते हैं। पॉजिटिव में तो हम बातें करते हैं कि
क्या होना चाहिए, किस तरीके से अभी प्रॉब्लम चल रही है। और नॉर्मेटिव में हमें सिर्फ ओपिनियन दिया करते हैं, एक्चुअलिटी में कोई काम नहीं होता। जैसे द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन, तो हम यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को जितने भी हेल्थ केयर है वो सब, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ एक अच्छा खासा फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन के बारे में बात की जाती है, लेकिन पॉजिटिव में एक्चुअलिटी या ग्राउंड लेवल पे जो बातें होती हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये थी हमारे पास इकोनॉमिक्स के पूरे कंसेप्ट। अब इसके बाद जो इकोनॉमी है वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।